नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय आर के राजपूत की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक की जो क्विक रिवीजन सेशन चल रहा है हमारा, उसका बस एक ही पर्पज है कि आपका जो टारगेट है एसएससी जेईई, उसमें टेक्निकल पोर्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ उसे पूरे ट्रिक के साथ बताता हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। दोस्तों, उसका एक एक क्वेश्चन मेरा बताने का दूसरा पर्पज ये भी है कि आर के राजपूत अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं पूरी, तो आप जो है ना, इसमें एसएससी जेईई के 70% के नियर अबाउट क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन कराने का मेरा दूसरा पर्पज ये भी है कि बाय द वे आपके पास आर के राजपूत की बुक अवेलेबल नहीं है, या है भी तो कहीं बाहर है, या फिर आप जॉब वर्किंग पर्सन हैं और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिना किसी दिक्कत के आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले कुछ बात करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, खासतौर से उन लोगों को जो इसमें डबल ई की तैयारी, जेईई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अभी तक हमारा चल रहा था चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस। आज पार्ट 2 है उसका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ऑफ 1 कूलम इच एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर विल बी। कह रहा है कि दोस्तों दो आवेश हैं, दो चार्ज हैं और दोनों पे समान चार्ज हैं, समान कैपेसिटेंस है एक एक कूलम का। ठीक है ना। और उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर है। तो कह रहा है उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह कितना होगा। तो देखिए, मैंने आपको एक सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम दो चार्ज बना लेते हैं, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह है 0.5 मीटर। ठीक है ना। और इस पे भी जो कैपेसिटेंस है वह 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है। तो अब इन दोनों के बीच पूछ रहा है फोर्स कितना लगेगा। ठीक है ना। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए, ये अगर वैल्यू नहीं दिया है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मैंने आपको बताया था, मतलब एयर के लिए। अब सारे की वैल्यू रख देते हैं। Q1 की वैल्यू 1 दी है, Q2 की वैल्यू 1 दी है, और 4 पाई। अब देखिए, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि 8.854 गुणते 10 की घाते ऋण 12। ठीक है ना। और अब डी की वैल्यू क्या दी है, डायमीटर, तो इसे हम 0 का स्क्वायर कर लेंगे। तो अब इसे सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वह आएगी 36 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो हमारा दोस्तों बल हो गया इतना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो मात्रक है वह क्या होती है दोस्तों। इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होती है वह होता है कूलम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है ना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी ओवर एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स द चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। दोस्तों, ये जो कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किसके साथ एसोसिएट करता है, किसने कहा था इसे। तो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वह गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है। मैंने आपको जो कैपेसिटेंस का पार्ट 1 थ्योरी चैप्टर बताया था ना, थ्योरी पार्ट, तो उसमें मैंने अच्छे से गॉस थ्योरम बता दिया था, आप उसे ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी स्टेटमेंट ही पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय। तो दोस्तों देखिए, गोले का जो पोटेंशियल होता है वह फार्मूले के द्वारा दिया जाता है कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसे आप ध्यान दीजिएगा, और जितने फार्मूले हैं आप उसे लिख करके याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी डायरेक्ट ही फार्मूले ही पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका, माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो माइका की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह 50 से 200 kV/mm की होती है। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट दोस्तों kV/ओम होती है ना, kV/mm। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कराए कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ग्लास। पूछ रहा है कि ग्लास का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कितना होता है। तो यह 5 से 100 के बीच होता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैपेसिटर आर मेनली यूज्ड फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग। पूछ रहा है दोस्तों कि रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग में हम कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग में एयर कैपेसिटर की यूज करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी। अब देखिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी याद करने की जरूरत नहीं है। रेडियो फ्रिक्वेंसी कहाँ होती है, हवा में होती है ना। तो हवा में कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, एयर कैपेसिटर। ठीक। अब देखिए, इसी पे आधारित है आपका क्वेश्चन नंबर, हम 90 पे चलते हैं, 90 पे। कह रहा है कि
कैपेसिटर आर यूज्ड 90 ये है, विच कैपेसिटर आर यूज्ड फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी में कर रहा है और रेडियो फ्रिक्वेंसी कपलिंग ट्यूनिंग के लिए कर रहा है। अगर देखिए, अगर दोस्तों सिर्फ एक की बात करें, अगर सिर्फ रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग की बात करें वहाँ पे एयर कैपेसिटर यूज होता है, लेकिन अगर कहा जाए कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी और रेडियो फ्रिक्वेंसी कपलिंग और ट्यूनिंग दोनों में कौन सा कैपेसिटर यूज होता है, तो वहाँ पे माइका कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन है कि देखिए, मैं ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है कि विच कैपेसिटर कैन बी यूज्ड ओनली डीसी, डीसी के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज हो सकता है, तो वहाँ इलेक्ट्रोलिटिक का, जहाँ भी डीसी की बात है वहाँ इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर डाल दीजिए। और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर को यूज करते समय क्या ध्यान देनी चाहिए, पोलैरिटी उसकी बहुत ज़्यादा ध्यान देनी, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कैपेसिटर ट्रांजिस्टर सर्किट में यूज होता है, तो दोस्तों सिरेमिक कैपेसिटर जो होता है वह ट्रांजिस्टर सर्किट में यूज किया जाता है। अब सिरेमिक कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको जो सिरेमिक कैपेसिटर जो होता है साइज में छोटा होता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है ज़्यादा होती है। जैसे पेपर कैपेसिटर और सिरेमिक कैपेसिटर दोनों सेम है, जस्ट इमेजिन, ठीक, दोनों सेम है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, दोस्तों सिरेमिक कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एरिया ऑफ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी एरिया पूछा है, ऑप्टेन 0.3 × 10⁻³ माइक्रोफैरड को प्राप्त करने के लिए। अब कह रहा है कि यदि दे आर सेपरेटेड, यदि उन दोनों पैरेलल प्लेटों के बीच जो दूरी है वह 10 mm है, ठीक है ना, और उनके बीच जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी परमिटिविटी जो है वह 2.5 है। तो देखिए मैंने एक फार्मूला आप जानते हैं कि पहले वैल्यू क्या दी है उसे देखते हैं। देखिए कैपेसिटेंस दिया है C = 0.3 × 10⁻³ माइक्रोफैरड, और उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिया है 10 mm। अब परमिटिविटी की बात कर लीजिए, परमिटिविटी कितनी दी है 2.5, ठीक है ना। अब एरिया के बारे में पूछा है, तो दोस्तों हमें एक फार्मूला पता है कि C = ε0 εr/A/d। अब इसी फार्मूले में इसकी वैल्यू रख लेंगे। अब यहाँ से ए की वैल्यू पूछा है, ठीक। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बराबर वैल्यू पुट फाइंड कर सकते हैं ε0 εr, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। सी की वैल्यू कितना दिया है 0.3 × 10⁻³ अब देखिए, अब 10 mm दिया है ना। अब डी की वैल्यू रखेंगे तो 10 गुणते, ऐसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घाते -3 यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए, अब ε0 की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको बताया था कि 8.854 गुणते 10 की घाते -12, और ε0 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2.5। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.135। अब एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 C3 और उनकी जो वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है और 4 माइक्रोफैरड है, कह रहा है कि वे सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, और उनके जो एक्रॉस वोल्टेज है वह 230 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है। तो कह रहा है कि प्रत्येक आवेश के देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो कह रहा है कि प्रत्येक कैपेसिटर के पर जो चार्ज है वह कितना है। देखिए सबसे पहले तो कह रहा है ये सीरीज में है, तो सीरीज में सर्किट बना लेते हैं। 3 कैपेसिटर सीरीज में देखिए हमने जोड़ दिया, और इसके बीच जो सप्लाई कर रहा है वह कर रहा है कि 230 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है ना। अब ये एक माइक्रोफैरड का है और दूसरे की 2 है और 4 है, 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। अब कह रहा है, देखिए हम जानते हैं कि सीरीज में जो होता है चार्ज, सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, ठीक है ना। तो अब Q बराबर क्या होता है CV, ठीक है ना। अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे 4, ठीक है ना। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी 7/4 आएगी, तो अब 1/C होगा। तो अब C इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा 4/7, ठीक है ना, माइक्रोफैरड। अब देखिए, अब हम ये फार्मूला की यूज करके जितनी वैल्यू दी है बस उतना पुट करेंगे, क्योंकि हमें 4 चाहिए ना तीनों पे, 4 सेम होता है। तो अब Q बराबर क्या है C × V। अब C की वैल्यू क्या है 4/7, अब V की वैल्यू रख लेंगे 200। अब माइक्रोफैरड है तो पहले 10 की घाते -6 करेंगे, ठीक है ना। अब गुणते 230। अब दोस्तों इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वह आएगी 131.4 गुणते 10 की घाते 6 कूलम, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि द इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड, कहा दोस्तों कि कैपेसिटेंस का उल्टा क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का उल्टा इलास्टेंस होता है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को बता दिया मैंने, ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछा गया है अभी तक, लेकिन इसके बाद जो बता दे रहा हूँ और रिलेशन बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, जिस प्रकार के कैपेसिटेंस का उल्टा क्या होता है, इलास्टेंस होता है, कैपेसिटेंस का इनवर्स क्या होता है, इलास्टेंस ना होता है उसी। अब देखिए, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कंडक्टेंस होता है, इन्वर्सली है। इन सब रिलेशंस को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है, सस्पेंटेंस होता है, ठीक। और देखिए परमियंस, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, परमियंस का उल्टा क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। और अब बात करते हैं इम्पीडेंस की, उल्टा क्या होता है, एडमिटेंस होता है। तो ये जो मैंने 5 रिलेशन बताया ना, 1 2 3, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, परमियंस, इम्पीडेंस, आप लोग से ध्यान दीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकतर दो चीज़ों में लड़के फंसते हैं, मतलब बच्चे फंसते हैं। एक होता है परमियंस का उल्टा क्या होता है, और दूसरा पूछता है कि रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि व्हेन द डाइलेक्ट्रिक होमोजीनियस द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक अगर समांग है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर डाइलेक्ट्रिक समांग है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी सब जगह समान ही होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करा है कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मटेरियल ऑफ लो परमिटिविटी, यदि किसी मटेरियल, एक मटेरियल है और उसकी जो परमिटिविटी है वह लो है, ठीक है ना। तो लो परमिटिविटी के मटेरियल का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, ज़्यादा परमिटिविटी के पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। तो दोस्तों अगर, तो इसका सही जवाब होगा ग्रेटर। लो परमिटिविटी की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, हाई परमिटिविटी वाले मटेरियल से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फील्ड इज एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर, तो कौन सा फील्ड होता है वह कैपेसिटर के साथ एसोसिएट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये चार्ज है, ठीक है ना, और उसके चारों तरफ जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट करता है, मतलब बनता है चारों तरफ, ठीक है ना। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, मतलब 10 kV कर लीजिए, द एनर्जी स्टोर्ड। एक संधारित्र है, कैपेसिटर है, तो उसकी कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र 5 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज 10,000 वोल्ट दिया जा रहा है, तो एनर्जी स्टोर कितना होगा। तो आप लोग नॉर्मल बेसिक फार्मूला जानते हैं कि E बराबर हाफ CV², ठीक है ना। तो E बराबर हाफ CV²। तो देखिए हाफ यहाँ पे कर लीजिएगा, अब गुणते 5, अब V² की वैल्यू क्या है, 10,000 ना। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 जूल। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अ सिंगल कोर केबल है यूज्ड ऑन 33 kV हैज कंडक्टर डायमीटर 10 mm एंड इनर इंटरनल डायमीटर ऑफ शीट 25 mm। तो एक सिंगल कोर केबल है, 33 kV का एक सिंगल कोर केबल है और उसके जो कंडक्टर का डायमीटर है वह 10 mm है, ठीक है ना। और उनके जो शीट का इंटरनल डायमीटर है वह 25 mm है। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होगा। तो स्ट्रेस की बात की है, तो दोस्तों देखिए एक बात क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में कि मैक्सिमम स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किसी केबल में मैक्सिमम स्ट्रेस सबसे ज़्यादा केबल में होता है, और मिनिमम स्ट्रेस कहाँ होता है, तो किसी केबल में मिनिमम स्ट्रेस वह होता है शीट पे, ठीक है ना। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शीट होता है, मेटेलिक शीट होता है, मेटेलिक शीट का काम क्या होता है। तो मेटेलिक शीट का काम मॉइस्चर को, मतलब कंडक्टर को मॉइस्चर से सेफ्टी प्रदान करना है, जो नमी वगैरह होता है उससे सेफ्टी प्रदान करना होता है। अब आइए आते हैं क्वेश्चन पे, ये तीनों पॉइंट पूछे गए थे, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस का एक फार्मूला होता है, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस का एक फार्मूला आता है, मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू P/R1 log R2/R1, ठीक है ना। अब इसमें आप वैल्यू रख लीजिए, देखिए तो V की वैल्यू कितना दिया है, 33 kV, ठीक, और R1 की वैल्यू क्या दिया है, 5, 10 है ना। तो अगर 10 है तो ये डायमीटर दिया है तो हम इसका आधा कर लेंगे, तो 5 गुणते ln, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे 25 है
तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5। अब बटे 5 कर लेंगे, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 72×10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ER द फील्ड स्ट्रेंथ थी। ठीक है ना, तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी की जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसके वह इस फार्मूले द्वारा दिया गया था, E=σ/ε0 न्यूटन पर कूलम। देखिए फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। दोस्तों मैं यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ कि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है और किसी भी एग्जाम में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वन विच हैज ऑल पॉइंट्स एट पोटेंशियल। कर रहा है कि दोस्तों एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समान विभव पृष्ठ कौन सा होता है। देखिए समान विभव पृष्ठ की बात कर रहा है। बाय द वे देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना। अब सरफेस है, अब इस पर क्या है, सब जगह जो विभव है वह समान है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके सभी पॉइंट पे विभव क्या होगा, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, तो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल मतलब आप समझ आएंगे सब जगह सेम होता है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ। दोस्तों देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि दो इनफाइनाइट प्लेट हैं, तो माना कि हमने यहाँ पे एक ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, और इसे हम बैटरी सोर्स से जोड़ दिए। कह रहा है कि ये जो पैरेलल प्लेट हैं इनकी जो लेंथ है वह इनफाइनाइट है, ठीक। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह 10 mm है। कितना है, 10 mm है। और जो वोल्टेज लग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वह 100 वोल्ट है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है दोस्तों कि इन दोनों के एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन प्लेस बिटवीन देम। तो जो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उसके बीच का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, त्वरण। लिख दे रहा हूँ, किसी किसी को दिक्कत हो जाती है लैंग्वेज में, तो एक्सेलरेशन पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं त्वरण का, हाई स्कूल में भी इंटरव्यू में पढ़ा था कि त्वरण ए बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान, जानते हैं ना। तो यह बराबर m। अब देखिए अब हमें त्वरण निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स और मास की ज़रूरत होगी। तो अब देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, होता है कि F = E, मतलब इलेक्ट्रोफील्ड और ये जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब हम ये फार्मूला भी जानते हैं कि E क्या होता है, V/d। अब यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। तो देखिए V बराबर क्या है 100 और D की वैल्यू कितना दिया है 10 mm, ठीक है ना। तो इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10⁻2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 10,000 वोल्ट पर मीटर। E की वैल्यू आई है ये, ठीक है ना। अब हम F ये जो वैल्यू है इसे निकाल लेते हैं। तो F = E/E, ठीक। अब देखिए E की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 10,000, ठीक। अब ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻19। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 1.6 × 10⁻15 न्यूटन। अब देखिए अब F की वैल्यू भी आ गई और अब सिर्फ मास कितना है, अब इस फार्मूले पे रख के हमें एक्सेलरेशन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कितना होता है A बराबर F/m। तो F की वैल्यू कितनी दी है 1.6 × 10⁻15। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 × 10⁻31। अब मैंने कहा कि आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगी 1.67 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 1.76, ऑप्शन डी, ठीक। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज गिवन बाय। जो एक मतलब विद्युतरोधी स्फीयर होता है, विद्युतरोधी गोले का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो दोस्तों होता है 4πε0 εr f, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द टोटल डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज नोन एज। किसी बॉडी में टोटल डिफिशियंसी मतलब टोटल जो कमी या अधिकता होती है वह किसके कारण होती है, तो दोस्तों यह चार्ज के कारण होता है। कि मतलब अगर देखिए मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में, अगर एक इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, अगर गेन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है द रिलेटिव परमिटिविटी हैज़ द फॉलोइंग यूनिट। रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट पूछी है दोस्तों। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो εr है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात करें तो उसकी यूनिट होती है फैरेड पर मीटर,
ठीक है ना, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर रिलेटिव परमिटिविटी की और एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी पूछा जाता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका इज 5 देन इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना है। कह रहा है कि यदि माइका का जो रिलेटिव परमिटिविटी 5 है तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना होगा। देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो 8.854 गुणते 10 की घाते ऋण 12। देखिए अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दी है 5, ठीक है ना। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 44.27 गुणते 10 की घाते ऋण 12 फैरेड पर मीटर। देखिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी दे दिया ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो यूनिट होती है वो फैरेड पर मीटर होती है। बट अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट इज द डायरेक्शन अलॉन्ग विच अ यूनिट इज पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट वुड मूव इट फ्री टू डू सो। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए पॉजिटिव, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की बात है। अब अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि इट वॉज सजेस्टेड बाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इमेजिन्ड टू बी डिवाइडेड। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन किया जा सकता है किसमें। अब देखिए डिवाइडेड इनटू ट्यूब्स ऑफ फोर्स कंटेनिंग अ फिक्स नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। कह रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना की जाती है तो उसे हम लोग फोर्स ऑफ ट्यूब में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए अब वो ट्यूब में भी क्या होता है, उसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज होते हैं। तो ये जो थ्योरी दिया था, ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था, तो दोस्तों ये फेरारी जी ने कहा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फिनोमेना ऑफ एन अनचार्ज बॉडी गेटिंग चार्ज मेयरली बाय द नियरनेस ऑफ अ चार्ज बॉडी इज नोन एज। कह रहा है कि जब कोई अनचार्ज बॉडी मतलब अनावेशित बॉडी जो है, अनावेशित बॉडी जो है किसी चार्ज बॉडी के पास, किसी आवेशित बॉडी के पास ले जाया जाता है तो क्या होता है। तो जो देखिए जब कोई डिस्चार्ज बॉडी किसी चार्ज बॉडी के पास ले जाया जाता है तो जो डिस्चार्ज बॉडी होती है वह भी चार्ज हो जाती है, ठीक है ना। तो किसके कारण होता है, वह इंडक्शन के कारण होता है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन अभी आगे भी दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए अनचार्ज ले जाते हैं चार्ज के ऊपर तो अभी अनचार्ज वाला भी चार्ज हो जाता है, और जो चार्ज वाला है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ द यूनिट ट्यूब ऑफ फ्लक्स इज नोन एज। यूनिट ट्यूब ऑफ फ्लक्स फैराडे ट्यूब के नाम से जाना जाता है, फैराडे ट्यूब। मैंने अभी 107 नंबर क्वेश्चन में बताया आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ फैराडे ट्यूब ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वह क्या कहलाता है, वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट N/C होती है, मतलब न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी फील्ड में E की वैल्यू हम लोग किस नियम से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था चार्ज की बात हो रही है, तो चार्ज की बात हो रही है तो वहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, कूलाम्स लॉ, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज इक्वल टू लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एट दैट पॉइंट। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि E इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन ए। ये देख रहे हैं आप, E इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन ए। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज इक्वल टू द लाइन ऑफ फोर्सेज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एट दैट पॉइंट, यूनिट क्रॉस सेक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और जहाँ भी चार्ज की बात आए ना, चार्ज की बात आए आप तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही लगाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द क्या होता है दोस्तों बताइए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वह पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, और वह भी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी E बाय रिलेशन। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि D इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट E। तो एप्सिलॉन नॉट E R इंटू E, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, चाहे वो RK राजपूत से हो या आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं आपका रिस्पांस जरूर देने की कोशिश करूँगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है स्केलर है या वेक्टर है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हो गया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गई, वह वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएल और पीजीसीआईएल में, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन 117 है क्वेश्चन। देखिए ये भी थ्योरम के ऊपर है और यह गॉस थ्योरम के ऊपर आधारित है। थ्योरी पार्ट में जब मैंने आपको गॉस थ्योरम बताया था तो उसमें एक मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या था, देखिए फाई इक्वल टू 1/ε0 के इंटू क्यू इंटरनल, ठीक है ना। तो अब देखिए यही कह रहा है ये कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई ओवर अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस की बात जहाँ हो, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लोज सरफेस की बात जहाँ हो वहाँ गॉस थ्योरम ही लगेगा, ठीक। और इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड इट, ठीक है ना। तो ये कौन सा थ्योरम है दोस्तों, गॉस थ्योरम। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि फ्री स्पेस में, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि फ्री स्पेस में किसी पॉइंट ए से एक पॉइंट चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू 10⁻⁹ कूलाम है, ठीक है ना। तो दोस्तों कह रहा है और इसका जो स्फीयर का जो रेडियस है वह 50 mm है, मतलब 50 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसकी पूछ रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम ये कह रहा है कि ये फ्री स्पेस है और यहाँ पे एक पॉइंट रखा गया है ए, ठीक है ना। अब इसका जो रेडियस है बता रहा है वह है 50 mm, 50 mm, ठीक है ना। अब देखिए अब हमें Q की वैल्यू कितना दिया है, 10⁻⁹ कूलाम। अब देखिए अब D की हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर 1/4πε0εr इंटू Q/d², ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। अब εr की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। भैया आपको रटा होना चाहिए, पूछा भी जाता है। अब यहाँ देखिए फ्री स्पेस की बात कीजिए, फ्री स्पेस के लिए εr की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है ना। तो इंटू 1 और अब देखिए अब Q की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे कितना है, 10⁻⁹, ठीक है ना। अब D दिया है, D की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, देखिए D दिया है, रेडियस दिया है और D मतलब डायमीटर पूछा है। तो ये 50 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है ना। तो 100 गुणते अब देखिए 10 की घाते ऋण 6, ठीक, क्योंकि स्क्वायर है तो इसे बदलेंगे तो 10 की घाते ऋण 6 हो जाएगा। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 3595 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बिंदु पर निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि E = -dV/dx होता है, ठीक है ना। तो वह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके द्वारा दिया जाता है। तो आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वह वोल्ट पर मीटर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा, पूछा भी गया है SSC में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विद इंक्रीजेस थिकनेस। कह रहा है कि यदि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है यदि इसकी मोटाई को बढ़ाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों नॉर्मली सी बात है, कैपेसिटर को आप देखिए कि अगर वहाँ पे अगर थिकनेस बढ़ाया जा रहा है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वह घटेगी, ठीक है ना, क्योंकि वह इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात आई है तो मैं यहाँ पे कुछ और बता देना चाहता हूँ। ये जो 121 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने मेंशन किया यहाँ पे। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वह V² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अब फ्रिक्वेंसी के बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब देखिए और चार्जिंग करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और देखिए कैपेसिटेंस के भी प्रोपोर्शनल होता है और रिलेटिव परमिटिविटी के भी प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए अब थिकनेस की बात आ गई ना यहाँ पे 1/t, जो थिकनेस मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक। और अगर इम्प्योरिटी बढ़ रही है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक। अगर ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है तभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, अगर आयोनाइजेशन हो रहा है तभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आप ये जो रिलेशन मैंने बताया है आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी न किसी एक एग्जाम में पूछा जरूर गया है, इसलिए मैं अपने नोट से बता रहा हूँ ये सब। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है ना वह ला है, स्टेटमेंट है
तो वही कर रहा है। तो आप लोग इसे देखिएगा, इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, ये डिपेंड करता है बहुत सारा। हालांकि ये क्वेश्चन एक बार भी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी ध्यान दे दीजिएगा, हो सकता है कभी कभी पूछ ही ले, क्योंकि एसएससी हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन ये कर रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो मतलब जो कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है कि कैपेसिटर की वह प्रॉपर्टी जिसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होता है। तो दोस्तों कैपेसिटेंस कहलाता है, नॉर्मली आप जानते हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ मल्टीप्लेट कैपेसिटर इज। तो ये फार्मूला है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये कहा ना, फार्मूले जितने हैं आप लोग अगर लिखेंगे दोहराएंगे तभी याद होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी n-1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a/d। जो मल्टीप्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की फार्मूला है ये है। ठीक है ना। अब अगला देखिए, कुछ भी नहीं है याद करने के, इतना तो हमने बताया था कि देखिए C इज इक्वल टू क्या बताया था आपको, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a/d। ठीक है ना। अब मल्टीप्लेट है, कई प्लेट हैं, तो वहाँ पे आप n-1 बढ़ा देंगे, बस इतना ही तो मल्टीप्लाई किया है ना। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ कंसेंट्रिक केबल कैपेसिटर, मतलब कंसेंट्रिक केबल कैपेसिटर मतलब सिलेंड्रिकल केबल होता है, देन डायमीटर ऑफ द इनर एंड आउटर सिलेंडर आर 3 and 10 mm रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। अब देखिए कंसेंट्रिक, अब सिलेंड्रिकल में क्या होता है मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताना चाहूँगा। देखिए ये बाय द वे आपका कंसेंट्रिक केबल है। ठीक है ना। और अब इसके अंदर भी कह रहा है इंटरनल एंड आउटर, एक हमने एक और डाल दिया। ठीक। अब कह रहा है कि सिलेंड्रिकल और आउटर सिलेंड्रिकल की जो डायमीटर है वह 3 mm है इनर वाले का, और आउटर सिलेंड्रिकल का जो डायमीटर है वह 10 mm है। ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 3 mm, और ये जो है इसका डायमीटर है वह 10 mm है। ठीक है ना। अब देखिए अब आगे कह रहा है कि अब इट रिलेटिव परमिटिविटी फॉर इंसुलेशन इज 3। कह रहा है कि अगर ई आर की वैल्यू 3 है अब इनके और इनके बीच, तो पूछा क्या है? कैपेसिटेंस पर मीटर की वैल्यू पूछा है। ठीक है ना। तो देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए अब वो होता क्या है, दिया है थ्योरी पार्ट में कि C इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपान log E r2/r1। ठीक है ना। अब देखिए अब ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का होता है। अब देखिए यहाँ पे डाया क्या दिया था, डाया D1 दिया था 3 mm। अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे रेडियस पूछा है यहाँ पे, तो फिर 1.5 × 10⁻³ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम D2 की बात करें तो D2 कितना दिया था, 10 ना, तो mm, तो इसका कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक। अब देखिए अब इस फार्मूले में ये वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो C इक्वल टू 2 अब एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.854 × 10⁻12। अब एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 3, तो 3 रख लेंगे। अब देखिए log E, तो कैल्शियम में क्या रखेंगे, ln। ठीक है ना। अब r2/r1, तो 5/1.5। अब जब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 138.8 पिको फैरड। ठीक है ना। तो कुछ फार्मूले, हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया इस टाइप के, इसलिए मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि बहुत ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखता है, लेकिन हो सकता है पूछ ले। अब क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व कराना पड़ेगा ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड रिस्पेक्टिवली। 2 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस वैल्यू जो दी है 4 माइक्रोफैरड एक की है और दूसरे की 2 माइक्रोफैरड है। सीरीज में एक बैटरी के माध्यम से जोड़ा गया है और उसकी जो बैटरी EMF है वह 100 वोल्ट की है। अब कह रहा है कि यदि द कनेक्शन ऑफ ब्रोकन, यदि कनेक्शन को तोड़ दिया जाता है और लाइक टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर आर देन ज्वाइन, और जो सेम टर्मिनल है जैसे पॉजिटिव सीरीज नेगेटिव सीरीज से जोड़ दिया था, तो फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा। तो प्रत्येक कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज क्या होगा। ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पे 2 कैपेसिटर सीरीज में सबसे पहले कनेक्ट कर लिए, जो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है ना। अब इसे एक बैटरी सोर्स से जोड़ देते हैं। अब ये कितना है, 100 वोल्ट, और इसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, करंट मतलब चार्ज जो होता है वो सेम होता है। इसे मान लीजिए हमने A, इसे मान लीजिए B। तो अब इस पर क्या लगेगा, Q1 चार्ज है, इस पर
Q2 चार्ज है। इस पर जो है चार्ज सेम होगा ना, मतलब Q1 इक्वल टू Q2, Q1 सेम है। अब देखिए, अब कैपेसिटेंस वैल्यू निकालते हैं इन दोनों की। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सीरीज में है तो रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा, मतलब तो 4 गुणते 2 बटे 4 धन 2, ठीक है ना। तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 8 बटे 6 बराबर 2 बटे 3, ठीक। 2 चौका 8, 2 3 6, 4 माफ़ कीजिएगा 4 बटे 3 आ गया। तो अब देखिए, अब हम जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, ठीक। अब C की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बटे 3। अब V की वैल्यू है 100, तो अब कितनी वैल्यू आ गई, 100 बटे 3। तो ये जो Q की वैल्यू है, ठीक है ना, Q की वैल्यू है वह देखिए दो माइक्रो में है, इसलिए माइक्रो लगा देते हैं। तो 100 बटे 3 दोनों पे सेम चार्ज हो गया, ठीक। तो इन दोनों पे जो चार्ज हुआ कितना लगेगा, 400 बटे 3 माइक्रो कूलाम। अब देखिए, अब बात करते हैं वोल्टेज V1 की। अब इस पे V1 वोल्टेज और इस पे V2 वोल्टेज की, क्योंकि सीरीज में है तो वोल्टेज सबका अलग अलग होता है। तो अब देखिए, अब हम पहले सर्किट के बारे में बात करते हैं। फॉर कैपेसिटर 1, ठीक। अब क्या होता है, Q1 इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि C1 V1। अब Q1 की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, तो 400 बटे 3 बराबर C क्या है, 4, ठीक। अब वैल्यू है V1 की, तो अब V1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 बटे 3, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 बटे 3 वोल्ट, ठीक। अब देखिए, अब इसी प्रकार से हम कैपेसिटर 2 के लिए निकालेंगे। फॉर कैपेसिटर 2 है कुछ नहीं, बस थोड़ा फार्मूले को समझना है और कुछ नहीं। तो इसके लिए Q2 बराबर C2 V2। अब Q तो हमारा सेम ही है, तो ये 400 बटे 3 बराबर C2 की वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 2, ठीक। अब 2 V2 की हमें निकालने की है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 बटे 3 वोल्ट। तो यहाँ पे V2 बराबर क्या आ जाएगा, 200 बटे 3 वोल्ट। देखिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि यदि द कनेक्शन आर ब्रोकन, अब ये जो कनेक्शन है, ठीक है ना, इसे हम लोग ब्रोक कर दे रहे हैं, मतलब तोड़ दे रहे हैं। तो कनेक्शन हम लोगों ने तोड़ दिया, नहीं ये तोड़ दिया, ठीक, मतलब ब्रेक कर दिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये 4 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है ना। अब यहाँ V1 की वैल्यू है और यहाँ V2 की वैल्यू है, ठीक, कर दिया। और कह रहा है कि अब लाइक टर्मिनल्स जो है हम लोग जोड़ देते हैं। लाइक देखिए, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये कैपेसिटर हमने बनाया, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब कह रहा है कि ये 4 माइक्रोफैरड का है, ठीक, और ये 2 माइक्रोफैरड से पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग जोड़ देते हैं, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। अब देखिए, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। तो अब यहाँ पे ये Q1 चार्ज है और यहाँ पे ये Q2 चार्ज है, ठीक। अब यहाँ पे जो वोल्टेज V1 है और यहाँ वोल्टेज V2 है। V1 वोल्टेज बराबर कितना था, 100 बटे 3 वोल्ट, और V2 वोल्टेज बराबर कितना था, 200 बटे 3 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए, अब चूंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों वोल्टेज अलग अलग है, तो इसके लिए हम लोग एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं वोल्टेज की। तो अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे वोल्टेज की, एक फार्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब इसी फार्मूले में ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए, C1 की वैल्यू क्या दी है, 4 ही था ना, हाँ, 4 गुणते 100 बटे 3 धन 2 गुणते 200 बटे 3। अब C1 की वैल्यू क्या है, 4, C2 की 2। तो दोस्तों देखिए, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 44.5 वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब V एवरेज की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि दोनों कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज क्या होगा। तो देखिए, अब V की वैल्यू निकल आई, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अब देखिए Q1 बराबर क्या होता है, C1 V1 ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो C1 की वैल्यू क्या थी, 4, अब Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब वही है, तो Q सेम है, तो 44.5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 178 माइक्रो कूलाम। अब इसी प्रकार से हम Q2 की भी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो C2 इंटू V, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में सेम है, तो C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब वोल्टेज की वैल्यू 44.5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 89 माइक्रो कूलाम, सब वैल्यू माइक्रो में। तो 178 Q1 की वैल्यू आ जाएगी और Q2 की वैल्यू
89। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। और अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, अगर आपको इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो जेईई की तैयारी में, एसएससी जेईई या किसी प्रकार की आप जो भी जेईई के एग्जाम दे रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिस्पांस जरूर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कोई क्वेश्चन हो, फिर से बता रहा हूँ, कोई इंप्रूवमेंट हो तो आप मुझे मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिस्पांस दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।